वेलकम स्टूडेंट्स। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेवन्थ क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं, जो कि आप सभी आईटीआई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में कॉन्टिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो आप सीबीटी पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की ये सेवन्थ क्लास, जिसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके भारत स्किल क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए ये फ़ायदेमंद है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आप लोग अच्छे मार्क्स से जो है सभी स्टूडेंट्स पास हो जाएं। ठीक है, चलिए तो मेरी भी यही कोशिश है कि आप सभी लोग बेहतर तरीके से पास हो जाएं। ठीक है, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन सीरीज जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है, मेन मोटिव यही है आपका जो है अच्छे से प्रिपरेशन करवाना। ठीक है, चलिए तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 88 क्वेश्चन नंबर से हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मतलब 1 to 87 तक जो है 6 क्लासेस में कवर अप हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अभी देख लीजिए, क्योंकि इससे पहले वो सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, देखना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो इसको देख लीजिएगा। और साथ ही साथ इस सेवन्थ क्लास को हम लोग शुरू करने चल रहे हैं, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका। देखिए, इसमें बोला गया है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 168 मीटर्स इन ए लाइन इन 21 सेकेंड, इन 21 सेकेंड। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 21 सेकेंड में एक बॉडी है जो कि ट्रेवल करती है, जैसे एक बॉडी है जो कि ट्रेवल कर रही है। ठीक है, जो कि ट्रेवल कर रही है और कितने मीटर पहुंच जाती है, 168 मीटर दूरी तक पहुंच जाती है कितने टाइम में स्टूडेंट्स। तो फिर ये बॉडी आप समझो कि पोजीशन फर्स्ट, पोजीशन सेकंड, तो पोजीशन सेकंड तक ये पहुंच जाती है कितने टाइम में, 21 सेकंड में। ठीक है, तो 21 सेकंड में ये पहुंच जाती है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ फिर इस वस्तु का वेग कितना है। ठीक है, वेग मीन समझ रहे हो। ठीक है, वेग वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन अनुपाते समय। ठीक है, तो विस्थापन में परिवर्तन जो समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं। इसमें विस्थापन भी आपको दिया गया है 168 मीटर और समय भी दिया गया है इसमें 21। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो हो जाएगा। चलो मैं आपको सॉल्व करके इसको बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डिवीजन कर लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, ये 8 टाइम्स मुझे लगता है कट होगा, तो 8 टाइम्स ये जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखो, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो वेग है, बोले तो जो वेलोसिटी है, ठीक है, जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, इस फॉर्मूले से आपको पता चला कि वेग बराबर विस्थापन अनुपात समय होता है। तो विस्थापन और समय दोनों दिया गया है। देखिए कहाँ दिया गया है, ये है विस्थापन आपका, और 21 सेकंड का टाइम दिया गया है, तो उस हिसाब से आपका आंसर 8 आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलो 89 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 में आपसे बोला गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए ट्रेन। कह रहे हैं एक ट्रेन है, उसकी स्पीड बताना है। ठीक है, कह रहे हैं कि एक 80 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, तो मतलब ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी दी है, 80 मीटर दी है। अब गति गति क्या होगी, कहने का मतलब उसका आपको स्पीड बताना है कि स्पीड क्या होगी जो कितने टाइम में, 20 सेकेंड में 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजर जाती है। तो पहले आप समझेंगे, पहले ध्यान से आपको समझना ये है कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, समझ रहे हो, प्लेटफॉर्म लंबा होता है, तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है स्टूडेंट्स वो है 120 मीटर। ठीक है, तो 120 मीटर तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई। ठीक, और ट्रेन की अपनी खुद की भी लंबाई है, तो अगर अगर हम ट्रेन की लंबाई को जज करें, तो ट्रेन की लंबाई जैसा कि इसमें दिया गया है, ठीक है, जो ट्रेन की लंबाई है वो ट्रेन की लंबाई है 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर। अब ये जो है इस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, प्लेटफॉर्म यहाँ से मान लो शुरू होता है, अब ये इस प्लेटफॉर्म पर अगर रन करती है स्टूडेंट्स, अगर ये प्लेटफॉर्म पे रन करती है, तो हमें इस पूरी की पूरी ट्रेन को
यहाँ से क्रॉस करने में जो इसमें टाइम दिया गया है वो दिया गया है 20 सेकेंड। बोला गया है कि 20 सेकेंड में क्रॉस कर जाती। तो आपको बताना है कि ये जो ट्रेन है इसकी स्पीड है कितनी, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है। तो चलो मुझे बताओ कि आपको पता है कि स्पीड बोले तो चाल, ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे, दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, समय को क्या बोलते हैं, टाइम। तो उसको आप समझ लोगे पहले से ही। चलो तो दूरी की अगर बात किया जाए तो पहले मुझे बताओ कि आप कौन सी दूरी लोगे। तो आपको कितनी दूरी लेनी पड़ी भाई, ट्रेन को क्रॉस करना है तो ट्रेन की भी इस दूरी को यहाँ से निकालना होगा। तो मतलब 80 और प्लस 120, तो मतलब 20 सेकेंड में ट्रेन कहाँ से कहाँ पहुंच गई, इस पर्टिकुलर जगह से पूरा का पूरा इसका पीछे वाला डिब्बा यहाँ से क्रॉस कर चुका है। तो पीछे वाला डिब्बा अगर क्रॉस कर चुका है तो इसका मतलब ओवरऑल इस ट्रेन कितनी दूरी तय कर चुकी है, तो 120 मीटर तो उसने क्रॉस किया ही किया, प्लस अपनी खुद की लंबाई, क्योंकि पीछे वाले डिब्बे को भी क्रॉस करना यहाँ से जरूरी है, तो इसका मतलब 80 मीटर और इसमें हमें जोड़ना होगा जो कि ट्रेन की अपनी खुद की लंबाई है, ठीक है। तो उसको कवर अप करने में इसको कितना टाइम लगता है, 20 सेकेंड लगता है। तो भाई अगर इसको हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 200 मीटर अपॉन 20 सेकेंड, ठीक है। तो देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। लेकिन आंसर इसमें आ रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में आंसर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको किलोमीटर पर आवर में आप बदल लो। तो मीटर को अगर किलोमीटर में बनाओगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम किलोमीटर में बना दें मीटर को तो 1000 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम नीचे जो सेकंड लिखा है अगर उसको हम आवर्स में बना दें तो उसमें 3600 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये सेकंड को आप क्या लिख सकते हो, आवर्स लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आप लिख सकते हो तो चलो एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, ये कैंसिल हो गया, फिर से अगेन एक जीरो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 10 से 10 ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना स्टूडेंट्स, 36। तो 36 अब ये किस यूनिट में है, 36 किलोमीटर पर आवर्स में है, ठीक है। तो जो आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स वो हो जाएगा डी, आंसर बिल्कुल सही, ठीक है। तो डी ही आपका सही आंसर माना जाएगा। देख लो आप कैसे मैंने किया है, इस तरीके से आपको भी करना है, ठीक है। चलो मैं एक शॉर्ट तरीका और बताता हूँ। कभी कभी आपको कन्फ्यूजन ये होती है कि ये मैंने किया क्या है यहाँ पे यूनिट चेंज करने के लिए। तो ध्यान रखो, अगर अगर कोई यूनिट किलोमीटर पर आवर्स में दी हुई है, आप उसको मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हो, तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर लिख सकते हो उसको। इसी तरह डिवाइडेड बाई आवर्स, आवर्स मतलब घंटा, तो घंटे को अगर आप सेकंड में बनाओगे तो कितना होगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। कितने सेकंड, 3600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको कट करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 5/18, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको दिया है 1 किलोमीटर पर आवर, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, 5/18 मीटर पर सेकंड बोल सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। ये फॉर्मूले आपके लिए, फॉर्मूला क्या मतलब, एक तरीके से ये ट्रिक जो आपको मैंने बताया वो चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। बाकी आपका जो आंसर है वो 36 है। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। इसका कुछ ऑप्शन हटा हुआ है, चलो पढ़ते हैं इसको। कह रहे हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के लिए वैसे फॉर्मूले अगर मैं आपसे बोलूं तो एक्सेलरेशन के लिए आप दो फॉर्मूला दिमाग में रखो। पहली बात तो एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन जिसको आप बोल रहे हो ये क्या है हिंदी में, त्वरण, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। कितना, dv/dt, ठीक है। मतलब वेग परिवर्तन की दर को वेग अनुपाते समय जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण। तो वेग अनुपात समय, या फिर एक फॉर्मूला आपके पास और हो सकता है जो कि जानते हो आप फॉर्मूला की बल बराबर, ठीक है, ये बल है, बल F बराबर होता है द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान m गुणे त्वरण, ठीक है, गुणे त्वरण। ए से इसको शो करते हैं। तो अगर आप ए निकालना चाहो तो यहाँ पे आप ए इज इक्वल्स टू, यहाँ से इस फॉर्मूले से आप जो है क्या निकाल सकते हो, ए, तो ए बराबर हो जाएगा F/m।
तो चाहो तो आप इस फॉर्मूले को दिमाग में रखो, ठीक है। ये बल और द्रव्यमान के रिस्पेक्ट में बोला गया है, ठीक है। बल और द्रव्यमान के हिसाब से बताया गया है, और ये बताया गया है आपको वेग परिवर्तन की दर के हिसाब से। तो दो ही फॉर्मूले होते हैं। इसको भी अगर सिंबल वाइज लिखना चाहो तो लिखोगे ए इज इक्वल्स टू वी बाई टी, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू वी बाई टी। तो चाहो तो अब इसमें जो भी आंसर है उसको आप टैली करा लेना। इसमें नहीं आया है, प्रिंट नहीं हो पाया है, कुछ मिस प्रिंट है, ठीक है। तो यही दो आंसर आपके हो सकते हैं, या तो ये या तो फिर ये। क्वेश्चन नंबर 91 अगर हम लोग देखें तो देखो, क्वेश्चन नंबर 91 बोला गया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो त्वरण, त्वरण की क्या यूनिट होती है? पहली चीज तो चलो इस त्वरण के बारे में कंप्लीट बात बताता हूँ। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आपको दिमाग में रखना है कि ये जो है एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब ये क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। ये एक सदिश राशि है, पहली बात। दूसरी चीज, इसका अगर मात्रक देखा जाए तो ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक। ये है यूनिट इसकी, ठीक है। इसको एम के एस यूनिट बोल सकते हो आप, एम के एस यूनिट कह सकते हो, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो त्वरण के लिए जो यूनिट अगर हम लोग बोलें तो देखा जाए तो बी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाता है। देखो बी आंसर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो बी आंसर आपका करेक्ट है। इसी तरह अगर 92 देखें तो 92 में बोला गया है एक कार है, ठीक है। एक कार का त्वरण बताना है। त्वरण क्या होगा? यदि कार की गति, यदि कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। मैंने क्या कहा था अभी? मैंने आपसे बोला था कि जो त्वरण होता है स्टूडेंट्स वो कैसे आप निकालोगे। तो त्वरण निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि भाई आपको जो है त्वरण का फॉर्मूला ए इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। कहने का मतलब है वेग परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ तो इसमें बताया गया है, देखो आपके लिए इसमें बताया गया है कि वेग में कितना परिवर्तन में दर हुआ, मतलब परिवर्तन में वेग में कितना परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पे 25 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ 40 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब 25 से 40 हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो कितने टाइम में बढ़ गया ये? तो 1 मिनट में बढ़ गया। यहाँ बोला गया है 1 मिनट में, ठीक। 1 मिनट में ये बढ़ गया। तो 1 मिनट में बढ़ गया मतलब टाइम की वैल्यू कितनी है? 1 मिनट, ठीक। और कितना बढ़ गया? तो 40 हो गया। कितने से? 25 से। तो वेग में परिवर्तन आप देखोगे तो इतने, और किस में आएगा? ये किलोमीटर में आएगा, ठीक है। ध्यान रखो। तो जो त्वरण है, पहली चीज तो इसमें आंसर में आप देख रहे हो कि आंसर में मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ये सब त्वरण की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में गिवन है तो इसका मतलब हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बनाना होगा। तो इसको किलोमीटर को पहली बात तो आप किस में बनाओ? मीटर में बना लो। किलोमीटर पर आवर्स जो दिया है उसको आप मीटर पर सेकंड में बनाओ। तो पहली बात तो 40 से 25 माइनस करो तो हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया, डिवाइडेड बाई 1 मिनट, ये हो गया, ठीक है। अब इसको बदलो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बदलना है तो आप बदलोगे तो हो जाएगा 15, और किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो ये आएगा 1000 मीटर अपॉन आवर्स, आवर्स दिया है तो अपॉन 3600, ठीक। डिवाइडेड बाई, पूरा पूरा डिवाइड करते हुए, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड कर दो 1 मिनट। तो 1 मिनट दिया है, और आपको क्या करना है इसमें? आपको 1 मिनट को सेकंड में बदलना है तो हो जाएगा 60 सेकंड, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा सेकंड, और यहाँ पे भी हो जाएगा सेकंड। तो ये अब फाइनली ऐसे लिखेंगे हम लोग 15 गुणे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/18, ठीक। और डिवाइडेड बाई ये 60 भी है तो 60 यहाँ नीचे लिख लेंगे, और ये सीधे सीधे ये जो आंसर किस में आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। समझ पा रहे हो कैसे किया मैंने? ठीक है। तो चलो अब देखते हैं
15 चौको 60, ठीक है, 5/18 × 4। तो जब इसका आंसर निकालते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5/18/4। तो जिसका आंसर आ रहा है वो है 0.06944। तो ये जो आंसर है ये किसके करीब है, ये लगभग आपके इस वाले आंसर के बिल्कुल नज़दीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.069 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दिमाग में रखना, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 अगर देखें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 93 में बोला गया है व्हाट इज द रिटार्डेशन। अब देखो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या अंतर है मैं आपको बता दूं। जब स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, जब स्पीड मतलब जब वेलोसिटी बढ़ने लगेगी तो फिर आपको मतलब तब हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। ठीक है, वेग में परिवर्तन जो है वो पॉजिटिव है, कहने का मतलब स्पीड बढ़ रही है, पहले कम थी अब ज़्यादा हो गई तो एक्सेलरेशन बोलेंगे। लेकिन जैसे मान लिया आप बाइक चला रहे हो, ब्रेक, आप यहाँ पे एक ब्रेकर है तो आप क्या करोगे, ब्रेक मारोगे। ठीक है, तो ये जैसे ही ब्रेक मारोगे तो यहाँ आते 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 इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा थी, यहाँ कम हो गई। तो आपने क्या किया, इसकी स्पीड को घटाया। तो जब आप घटाने की बात करते हो तो इसी को हम लोग कहते हैं मंदन। क्या कहते हैं, मंदन। ठीक है, तो इसको त्वरण नहीं, इसको कहते हैं मंदन, इंग्लिश में बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, whenever the speed is decreased we call retardation, whenever the speed is increased with respect to time then it is called acceleration। चलो, तो यहाँ पे फिलहाल अभी मंदन हो रहा है और बाकी फॉर्मूला आप वैसे ही लिखोगे a इज इक्वल्स टू v/t। ठीक है, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई रिटार्डेशन ऑफ ए कार मूविंग विद ए वेलोसिटी 50। तो पहले इनका कहना है कि यहाँ 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही थी और फाइनली जाके क्या हो गई, 45 सेकंड बाद ये रेस्ट पे आ गई, 45 सेकंड बाद यहाँ पे रुक गई। तो रुक जाने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी है लास्ट में फाइनली क्या हो जाएगी, 0 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 - 0 अपॉन टाइम, टाइम कितना लगा, 45 सेकंड लगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। लेकिन जो वेलोसिटी है वो किस में दिया गया है, किलोमीटर पर आवर में। तो लिख लेते हैं उसको मीटर पर सेकंड में बनाते हैं। तो 50 को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करोगे आप, 5/18 से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 45। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50 × 5/18, ठीक है, भागे 45। तो ये स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका लगभग 0.308। ठीक है, तो 308 आ रहा है। तो अगर नियरली आंसर आप देखो यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि बी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से बी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये जो है ये किलोमीटर पर आवर्स में दिया है, लेकिन इसको बनाएंगे हम किस में, मीटर पर सेकंड में बनाएंगे। ठीक है, और क्यों क्यों बनाएंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड में ही आंसर आ रहा है। ठीक है, इस वजह से हम उसको मीटर पर सेकंड में बना रहे हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 अगर देखें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 94 में बोला गया है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन एरोप्लेन टेकिंग ऑफ फ्रॉम लैंडिंग फील्ड हैज टू रन 700 मीटर्स इफ इट लीव्स द ग्राउंड इन 10 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। इनका कहना है कि एक प्लेन है, तो एक प्लेन जब 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 उड़ती है उससे पहले कुछ देर तक ये ज़मीन पे चलती है। तो अभी रेस्ट पे थी, यहाँ पे रेस्ट से इसने शुरू किया और 700 मीटर की दूरी इसने तय किया। 700 मीटर ये इसी पे उड़ने के लिए, उड़ने से पहले पहले तक 700 मीटर 10 सेकंड में कवर करती है, 10 सेकंड में कवर करती है। ठीक है, तो अब इनका कहना है कि बताओ भाई कि एक्सेलरेशन कितना है इसमें। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा चेंज इन वी, मतलब v2। एक तरीके से आप इसको मान लो v1 है, इसको मान लो v2 है।
ठीक है, तो हो जाएगा v2 माइनस ऑफ v1 अपॉन टाइम। ठीक है, तो लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज का त्वरण क्या होगा? ये टेक ऑफ से पहले 700 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय कर लेती है। ठीक है, तो देखो 10 सेकंड में अगर 700 मीटर की दूरी तय करती है तो आपको आपको पता होना चाहिए कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो हमें पहले ये तो निकालना है, v1 v2 निकालेंगे, लेकिन v2 की वैल्यू आप निकालने के लिए यहाँ पे बोलोगे कि भाई 700 अनुपाते 10, तो इसका मतलब हुआ 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड फाइनली v2 आई है। तो अब अगर a की वैल्यू निकालना चाहो तो v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 माइनस ऑफ v1, शुरू में 0 ही था इसका, और डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा? तो 10 लगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर इसका हो जाएगा। क्या हुआ, कुछ गलत है क्या इसमें? आंसर क्यों नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे ठीक है, इसको अभी फिर से देखते हैं, तो आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे इसमें है 95, क्वेश्चन नंबर 95। अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 95 में बोला गया है व्हाट मैक्सिमम हाइट ए स्टोन विल रीच इफ इट इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड से कह रहे हैं ऊपर की तरफ, कह रहे हैं किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी यदि उसे 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं। ध्यान से समझिए, मान लेते हैं यहाँ से हमने एक पत्थर को फेंका ऊपर की ओर, ठीक, और कितने कितने स्पीड से फेंके गया है? यहाँ 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इसको फेंकते हैं ऊपर की तरफ। बताना है आपको कि ये कितनी दूर जाएगा। ठीक है, जबकि इसमें गिवन है साथ ही साथ कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपको दिया है त्वरण। ठीक है, यहाँ आपको दिया है त्वरण जी। तो त्वरण जी का जो मान होता है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ दिया है u इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, जो प्रारंभिक जो वेग है वो है 20 मीटर पर सेकंड, और ये कह रहे हैं कितनी मैक्सिमम ऊंचाई तक जाएगा। तो v की वैल्यू भी हमको पता है कि ऊपर जाके ये फाइनली अगर मैक्सिमम ऊंचाई की बात किया जाए तो 0 उस समय हो जाएगा, तो 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ हाइट, कितनी हाइट तक ये जाएगा। तो आपको पता है कि आपके पास तीन तीन ऐसे नियम हैं जो त्वरण, अगर किसी भी वस्तु में त्वरण है तो हमारे पास तीन लॉ हैं, मतलब एक तरीके से इक्वेशन है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2 a s। ठीक है, 2 a s। अब यहाँ पे अगर हम लोग ए को h मान लें, सॉरी, s को h मान लें और a को g मान लें, तो ये इक्वेशन बदल जाएगी। और उसमें से अगर हम बात करें कि हमें h निकालना है तो हम सेकंड इक्वेशन को लगा के हम h आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे सेकंड नहीं, सॉरी, थर्ड इक्वेशन, क्योंकि इसमें तो टाइम भी हमें पता होना चाहिए, तो थर्ड इक्वेशन आप लगा के आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं इन दोनों इक्वेशंस को हटाता हूँ। आप जानते होंगे ये है ना, गति के तीन समीकरण हैं, तो तीन समीकरण में ये तीसरा समीकरण जो है उसके आधार पर हम लोग देखो निकालते हैं। तो v की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0, 0 का स्क्वायर कर देंगे। u की वैल्यू कितनी है? तो हो जाएगी 20। ठीक है, तो ये हो जाएगी 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस करेंगे क्योंकि ऊपर जाएगी तो इसका जो वेग है वो घटता जाएगा। तो वेग घटता जाएगा तो जो त्वरण है बच्चों वो माइनस में लिखेंगे हम लोग, तो माइनस में, और त्वरण जी यहाँ पे जो ए लिखा है एक्चुअल में ये जी है, और अभी हम लोग इसको फिलहाल एच बना लेंगे। ठीक है, तो -2gh, तो 2 और जी की वैल्यू हो जाएगी इसमें। चलो अगर इसको हम प्लस में लिखें तो त्वरण त्वरण हमेशा धरती के केंद्र की ओर लगता है। तो और इसकी गति जो है, जो इस पत्थर की जो गति है, देखो ये जो पत्थर है इसकी गति ऊपर की ओर है। ठीक है, किसके ऊपर है? ऊपर की ओर है, और त्वरण का जो दिशा होता है वो नीचे की ओर होता है, तो इसलिए इसको हम लोग माइनस में लिखेंगे। त्वरण -10 हो जाएगा,
इंटू एच हो जाएगा जो आपको पता करना है। ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 400 और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 20 इंटू एच। तो ये जब आप इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 400 बराबर 20 एच। ठीक है, तो एच बराबर हो जाएगा 400 भागे 20 और इसको कट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा 20 मीटर। तो 20 मीटर बिल्कुल सही आंसर इसका माना जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 96 में बोला गया है व्हाट इज द वर्क डन इन यूनिट टाइम। कह रहे हैं एक इकाई समय में कार्य जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं। ध्यान से समझो। देखो जो शक्ति होती है, शक्ति जो होती है स्टूडेंट्स, जो वो होती है ऊर्जा अपॉन टाइम, मतलब समय कह लो, समय। ठीक है, और ऊर्जा ही एक तरीके का क्या है, कार्य है। ठीक है, अगर ऊर्जा होगी तो कार्य होगा। कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या होता है, सेम होता है। अब इनका कहना है कि एकांक समय में कार्य जो है उसको कहते क्या है। तो अगर हम आप यहाँ से देखो और समय को एक मान लो तो क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर कार्य अपॉन एक, है ना। तो इसको हटा दें अगर हम लोग तो कार्य को ही सीधे सीधे क्या बोल रहे हो आप, शक्ति बोल रहे हो। तो इसका मतलब एकांक समय में जो किया गया कार्य है, जो एकांक समय में जो किया गया जो कार्य है वही हमारा क्या हो जाएगा, एकांक समय में किया गया कार्य वही हमारा क्या हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, पावर। तो आपको मालूम भी है ये एक तरीके से डिफिनीशन भी है कि वर्क डन इन ए यूनिट टाइम, वर्क डन इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, वर्क डन, जो वर्क डन होता है इन ए यूनिट टाइम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग पावर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो गया। 97 अगर हम लोग देखें तो 97 बोला गया है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड। ठीक है, इधर उधर लिख दिया है इन्होंने। इनका कहना है कि कार्य करने की दर को कहते क्या है। ठीक है, नहीं सॉरी, क्षमता, जो क्षमता होती है, जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, देखो कार्य करने की जो दर होती है उसको कहते हैं शक्ति, और जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं ऊर्जा। क्या बोलते हैं, ऊर्जा। ठीक है, तो जो कार्य करने की क्षमता है उसको आप क्या बोलोगे, ऊर्जा बोलोगे। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज को, कार्य करने की जो क्षमता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखें अगर हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 98 बोला गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। ध्यान से समझ लो कि जो आउटपुट पावर होती है, ठीक है, कहने का मतलब है जैसे आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये मान लो एक मोटर है, मोटर की एक सॉफ्ट है। ठीक है, मोटर की सॉफ्ट है, आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया, ये क्या है, ये है इनपुट पावर, ये इनपुट पावर है। और ये सॉफ्ट घूमने लगा, मैकेनिकल पावर जिसको कह रहे हो, ये क्या है, आउटपुट पावर है। ठीक है, आउटपुट पावर है। तो इनका कहना है कि जो आउटपुट पावर है अपॉन इनपुट जो पावर है, ठीक है, उसके अनुपात को कहते क्या है, उसके अनुपात को कहते हैं बच्चों इफिशियंसी। क्या कहते हैं, इफिशियंसी, दक्षता कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षता कहते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं। ठीक है, इफिशियंसी बोला जाता है। तो ये दिमाग में रखो आप कि आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर को क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं। अच्छा, आपको पता है कि आइडियली जो आदर्श रूप से इफिशियंसी कितनी होती है, एक होती है, मतलब इनपुट और आउटपुट बराबर होता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप देखो तो इफिशियंसी हमेशा लेस देन 1 होती है, एक से कम होती है। क्यों, क्योंकि ऊर्जा का कुछ लॉस भी होता है। ठीक है, तो जो परसेंट लॉस में निकल गया उसके अलावा जो बचा हुआ है वही हमारा क्या है, आउटपुट है। तो आउटपुट हमेशा इनपुट से क्या होगा, कम ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 99 में बोला गया है कि यदि 1 न्यूटन, यहाँ से आप पढ़िए इसको, ठीक है, यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है, उसे 1 मीटर दूरी तक चलानी है, तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है,
कार्य बोलते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे मान लिया एक एक वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु को 1 मीटर तक ले जाना है, इस वस्तु को 1 मीटर तक इधर ले जाना है, ठीक है, और 1 मीटर तक ले जाने के लिए इस पे जो बल लगाया गया वो 1 न्यूटन का लगाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें दी हैं, बल बराबर दिया है 1 न्यूटन और जो दूरी दी है वो है 1 मीटर। तो 1 मीटर दी है दूरी, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स की वैल्यू है 1 और दूरी भी दिया है 1, तो इसका मतलब हुआ 1 जूल। क्या हो गया, 1 जूल कार्य हो गया। क्या हो गया बच्चों, 1 जूल डब्लू हो गया। डब्लू क्या है यहाँ पे डब्लू है कार्य, ठीक है। तो क्या हुआ, कार्य हुआ कितने का, 1 जूल का कार्य हो गया। तो ए आंसर बिल्कुल सही है, 1 जूल कार्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 अगर देखें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 100 में बोला गया है हाउ मेनी अर्ग्स फॉर 1 जूल। कहने का मतलब कह रहे हैं कि 1 जूल में बता दो कि कितने अर्घ होते हैं, ठीक है। तो 10⁵ अर्घ होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है। तो 10⁵ अर्घ में कितने जूल हो जाएंगे आपके, 100 मतलब जो सॉरी 10⁵ बोल रहा हूँ, वो तो डाइन हो गया, सॉरी गलत कह दिया। 10⁷, ठीक है, कितना हो जाएगा 10⁷, ठीक है, 10⁷ अर्घ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैं गलती से बोल रहा था वो था 10⁵ डाइन, किसमें, 1 न्यूटन में, ठीक है। तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन, और 1 जूल ऊर्जा में 10⁷, 10⁻⁷ अर्घ होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा है थोड़ा सा इसको इससे इसको इस तरीके से ना लिख के ऐसे लिखा जाएगा, 10 की पावर है ना, घात है ये लगी हुई है 7, ठीक। तो ये सभी घात है लगी हुई है, जो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सब घात है लगी हुई है। तो ध्यान रखना इस बात को। फिलहाल के लिए आपका आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो 10⁻⁷ अर्घ होते हैं, ठीक है। चलो 101 देखें अगर हम लोग, तो हाउ मेनी न्यूटन्स इन 1 किलोग्राम। कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं। तो पहली बात आप समझो कि जो किलोग्राम है उसका न्यूटन से रिलेशन क्या है, ठीक ठीक है। तो केजी का न्यूटन से क्या रिलेशन है, पहले इस चीज़ को समझना है। तो आपको मालूम है कि न्यूटन होता है वेट की यूनिट, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू होता है m×g। m×g जानते हो है ना, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो ये होता है द्रव्यमान, जिसको आप केजी में बोलते हो, और ये होता है आपका भार, जिसको आप न्यूटन में बोल रहे हो, ठीक है, जिसको आप न्यूटन में बोल रहे हो। तो यहाँ पे भी आपसे अगर मैं बोलूँ कि भाई बताओ कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो आप जी अकेले को यहाँ छोड़ दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे अगर जी से गुणा हो जाता है तो ये भार बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बोलें कि बताओ भाई 1 किलोग्राम में कितना भार होगा, तो हम लोग जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे 9.81, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9.81 न्यूटन, ठीक है। तो 9.81 न्यूटन हो जाएगा, 9.81 न्यूटन हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 101 क्वेश्चन नंबर सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 102 देख लेते हैं, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का। बोला गया है हाउ मेनी वॉट्स फॉर 1 आवर, मतलब 1 हॉर्स पावर इन मैट्रिक सिस्टम। तो ध्यान रखना, मैट्रिक सिस्टम में स्टूडेंट्स, जो मैट्रिक सिस्टम होता है, मैट्रिक सिस्टम में 735.5, ठीक है। 1 हॉर्स पावर जो होता है, 1 हॉर्स पावर जो होता है, वो मैट्रिक सिस्टम में, इस मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक सिस्टम में ये होता है 735.5 वॉट्स, ठीक। ये होता है मैट्रिक सिस्टम में। लेकिन अगर हम लोग ब्रिटिश सिस्टम बोलें, ठीक है, तो ब्रिटिश सिस्टम में अगर हम लोग बोलें, तो ब्रिटिश सिस्टम में यही चीज़ें हो जाएंगी, 1 HP इज इक्वल्स टू हो जाएगा 746 वॉट हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखना 746 वॉट हो जाएगा। ये जो आपको गिवन है ये दिया है मेट्रिक सिस्टम में, ठीक है, ये मेट्रिक सिस्टम में गिवन है। ये दिमाग में रखना है दोनों आंसर आपको बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। आपके एग्जाम में कई बार आते हैं, ये क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको इसको मेमोराइज करके रखना है दोनों,
ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 103 नंबर से हम लोग नेक्स्ट क्लास की शुरुआत करेंगे वीडियो लेक्चर 8 में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई करिए। ठीक है, मस्त रहिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।